हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण अकेला आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो C9 पेपर है कोर्स 9 का असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके अंदर एक टॉपिक जो है वैधता, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है वैधता यानी वैलिडिटी। इसमें जो जो प्रश्न बनेंगे वो हैं, वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वैधता के कौन से प्रकार हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक को कवर किए हैं वो है वैधता यानी वैलिडिटी। यानी वैधता क्या है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसके प्रकार यानी वैधता के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता के प्रभावित करने वाले कारक एवं वैधता के प्रकार को लिखें। तो दोस्तों, कोई भी आंसर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना जरूर लिखेंगे। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो उसका परिचय होगा उसको हम लिखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, यदि कोई परीक्षण उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, यदि कोई परीक्षण उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया हो तो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं और परीक्षण के इस गुण को ही वैधता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, जैसे यदि हम क्लास टेस्ट लेते हैं, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो एक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। तो चैप्टर का टेस्ट लेने का क्या उद्देश्य होता है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा है। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया, ना टेस्ट लेने का, परीक्षण लेने का। तो इस उद्देश्य को पूरा करता है कि नहीं। यदि पूरा करेगा तो हम जो प्रश्न दिए हैं वो वैध होगा, और पूरा नहीं करेगा तो जो हम प्रश्न उस चैप्टर के अंत में पूछेंगे बच्चों से वो वैध नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है, हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अभी हम बताएं। फिर आगे लिखा है, कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है वह सीमा ही वैध कहलाता है। वह सीमा, उस सीमा तक वह वैध होता है। मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं तो उद्देश्यहीन नहीं होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। शिक्षा सउद्देश्य प्रक्रिया आप लोगों को भी पता है। तो जब हम शिक्षा देंगे, उसका शिक्षा का उपलब्धि का जब हम जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे ना कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। तो जब हम जांच करेंगे तो जांच में जो हम प्रश्न पूछेंगे तो वो जो मेरा उपलब्धि है, जो हमारा लक्ष्य है शिक्षा देने का, उस लक्ष्य को कितना पूरा करता है वो प्रश्न। जितना ज़्यादा पूरा करेगा उतना ही ज़्यादा उस परीक्षण के लिए वो वैध होगा। फिर आगे लिखा है, परीक्षण वैधता का उसके पहले लिखा हुआ है, वास्तव में कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता बल्कि परीक्षण का प्रयोग इसे वैध या अवैध बनाता है। कोई भी परीक्षण पूर्णतः वैध या अवैध नहीं होता बल्कि परीक्षण कम या अधिक वैध हो सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे हम कोई टेस्ट हम लिए हैं क्लास में कोई टेस्ट लिए हैं तो वैध है वो टेस्ट की नहीं है, तो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य से उस टेस्ट को ले रहे हैं। तो टेस्ट लेने का जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य को यदि पूर्ण करेगा वह प्रश्न तो वैध होगा। तो वैध कम और ज़्यादा हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम टेस्ट ले रहे हैं तो उससे हम गाना सुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। परीक्षण का भी मतलब कुछ मानदंड होता है, तो उसको हम पूरा करेंगे। जितना ज़्यादा वो मानदंड पूरा होगा उतना ज़्यादा वैध होगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है, अवैध नहीं होता है पूर्ण रूप से। फिर आगे लिखा है, परीक्षण वैधता का परीक्षण से उद्देश्य घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अतः जितनी शुद्धता और सार्थकता से कोई भी परीक्षण किसी उद्देश्य को मापन करता है तो वह परीक्षण उतना ही वैध होता है। इसको भी हम बताए हैं।
उद्देश्य पूरा करेगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वैध होगा। आगे लिखा है किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु को मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया जाएगा वही उसी उद्देश्य को पूरा करेगा ना। परीक्षण आगे लिखा है परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भार टिका रहता है। फिर आगे लिखा है वैधता एक सापेक्ष शब्द है। एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में वैध हो सकता है जबकि यह परीक्षण अन्य किसी कार्य के लिए अवैध भी सिद्ध हो सकता है। तो कहने का मतलब है जैसे हम किसी बालक को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, विज्ञान का शिक्षा दे रहे हैं, तो विज्ञान का शिक्षा दे रहे हैं तो उसका परीक्षण जब हम करेंगे तो उसी से संबंधित प्रश्न उससे पूछेंगे। खेल के बारे में या दूसरे विषय के बारे में तो नहीं पूछेंगे। यदि दूसरे विषय के बारे में उसमें हम प्रश्न पूछते हैं क्या होगा, वो अवैध हो जाएगा। फिर आगे देखिए लिखा है वैधता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ वैलिडिटी। देखिए वैधता अंग्रेजी भाषा के वैलिडिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस वैलिडिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलिडस से हुआ है जिसका अर्थ मजबूत होता है। ठीक है, वैलिडिटी जो है इसका अंग्रेजी है वैधता का अंग्रेजी जो है वैलिडिटी है। वैलिडिटी जो बना है वैलिडस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, मजबूत। अर्थात परीक्षण वैधता से अभिप्राय है कि कोई परीक्षण विशेष कितनी शुद्धता एवं सार्थकता से परीक्षण के उन विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों को मापित करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। बात वही है, जिसके लिए उसका रचना होगा वही उद्देश्य पूरा करेगा। जितना ज़्यादा उद्देश्य पूरा करेगा उतना ज़्यादा वैध होगा कोई भी चीज़। फिर आगे लिखा है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर वैधता की कुछ परिभाषा दिए हैं जो हमने यहाँ लिखा है। देखिए पहला परिभाषा है फ्रीमैन के द्वारा जो दिया गया था। वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। मतलब जिस उद्देश्य को रख के परीक्षण का निर्माण किया जाएगा वह उद्देश्य पूरा करेगा, यही वैधता है। जितना ज़्यादा पूरा करेगा उतना ज़्यादा वैध होगा। फिर चैपलिन महोदय के अनुसार है वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि वह उसी चीज़ का मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है। इनास्टनी महोदय के अनुसार लिखा है परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितना अच्छी तरह से मापता है। क्रोनबैक महोदय के अनुसार है किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ये डिफिनीशन जो है क्रोनबैक के द्वारा दिया गया था। फिर गुलिक्सन महोदय के अनुसार जो डिफिनीशन दिया गया है किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध ही वैधता है। ठीक है, गुलिक्सन महोदय ये थोड़ा सा इजी है और प्रभावी भी है, गुलिक्सन महोदय का जो दिया हुआ है। दोस्तों हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऊपर वाले जो भी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक ने जो भी परिभाषा दिया प्रभावी नहीं है, लेकिन ये इजी के साथ साथ ज़्यादा प्रभावी हमें लग रहा है। फिर आगे है वैधता की प्रकृति, नेचर ऑफ वैलिडिटी। देखिए गुलिक्सन महोदय जो ये दिए थे इसको आप लोग हर हाल में लिखिएगा क्योंकि एक लाइन का है, छोटा है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब आगे देखते हैं वैधता की प्रकृति। वैधता की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। वैधता की प्रकृति निम्न है। देखिए इसको हम नेचर ऑफ वैलिडिटी या कैरेक्टर ऑफ वैलिडिटी भी कह सकते हैं, मतलब वैधता के गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला है किसी भी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण उस या विशेषता उसकी वैधता ही होती है। अभी हम बताएं कि वैधता की प्रकृति को विशेषता भी कह सकते हैं और किसी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। दूसरा है किसी परीक्षण की वैधता इस बात की सूचक होती है कि उसमें अस्थायी त्रुटि कितनी है। अस्थायी त्रुटि कहने का मतलब उसमें कोई गलती कितना है। उस परीक्षण की वैधता जांचेंगे तो हमको यही पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा प्रभावी है, कितना ज़्यादा वैध है या कितना ज़्यादा अवैध है, तो यानी त्रुटि है। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका रहता है। मतलब वैधता ही एक ऐसा पॉइंट है परीक्षण के लिए जिस पर परीक्षण का पूरा आधारशिला यानी भवन टिका रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि घर का जो मतलब आधारशिला क्या है, पिलर होता है जो दिया जाता है घर बनते समय, नींव जिसको बोलते हैं। उसी तरह परीक्षण का जो पिलर है वो क्या है, वैधता ही है।
फिर चौथा पॉइंट है परीक्षण वैधता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है, परीक्षण वैधता भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। पांचवा है परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यानी परीक्षण वैधता जो है परीक्षण के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंध है। जब तक संबंध नहीं रहेगा तब तक उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। फिर आगे लिखा है दोस्तों परीक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, परीक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी हम परीक्षण करेंगे तो उसकी वैधता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो उस परीक्षण की वैधता को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। पहला कारक है सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब जिस संस्कृति में हम रहेंगे वहाँ के उस प्रभावित करेगा वहाँ के कारक उसको। लिखा है चूंकि हम जानते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभाव कल्चरल इन्फ्लुएंस। लिखा है चूंकि हम जानते हैं कि सामाजिक स्तर, वर्ग रचना, शैक्षिक विभेदों एवं इस प्रकार की अन्य बातों का बुद्धि एवं अभियोग्यता पर प्रभाव पड़ता है, अतः एक संस्कृति परिस्थिति में बना परीक्षण दूसरी परिस्थिति में प्रभावी नहीं होता है। कहने का मतलब सांस्कृतिक प्रभाव, देखिए कहीं भी हम परीक्षण लेंगे तो वहाँ का जो कल्चर होता है ना वो सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो उसी संदर्भ में लिखा है चूंकि हम जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर, वर्ग रचना, शैक्षिक विभेदों एवं इस प्रकार की अन्य बातों का बुद्धि एवं अभियोग्यता पर प्रभाव पड़ता ही है, अतः एक सांस्कृतिक परिस्थिति में बना परीक्षण दूसरी परिस्थिति में प्रभावी नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि जनजातीय क्षेत्र में हम जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, तो उनका जो अस्थाई या स्थानीय हम कह सकते हैं, स्थानीय जो रहन सहन होगा, बात विचार करने का शैली होगा, वो अलग होगा। यही हम यदि जाते हैं मतलब वो दूसरे क्षेत्र में जहाँ की परिस्थिति मतलब वातावरण उस हिसाब से, जैसे लद्दाख में हम चले गए तो वहाँ पर जो हम परीक्षण करेंगे वहाँ के मुकाबले असम के मेघालय में हम परीक्षण करेंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा। वही कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा है वैधता के स्थान पर विश्वसनीयता में बढ़ोतरी। प्रश्न, पदों की संख्या बढ़ने से परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ेगी, पर ऐसा करने में अनेक प्रश्न ऐसे सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें परीक्षार्थियों ने याद कर लिया, इससे वैधता कम हो सकती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न की यदि हम संख्या बढ़ा देंगे किसी भी परीक्षा में तो वैधता क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्न रहेगा उतना ज़्यादा उसमें विद्यार्थी जो सम्मिलित होंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, अवसर बढ़ेगा तो उसकी वैधता क्या होगा, कम जाएगा। फिर तीसरा लिखा है कठिन या कम स्पष्ट निर्देश। इसमें लिखा है यदि निर्देश स्पष्ट न हो तो परीक्षार्थी के उद्देश्य को गलत समझ सकते हैं, इससे वैधता कम होती है। वही बात है, ठीक है। यदि स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया हो परीक्षण में तो फिर उसका जो वैधता होगा वो भी कम जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है शुद्धता पर आग्रह। लिपिक योग्यता के कुछ परीक्षणों में अच्छे फलांक गति पर निर्भर करते हैं, पर परीक्षण के निर्माता शुद्धता पर इतना अधिक बल देते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षण में अधिक प्रगति नहीं कर सकता है। मतलब हम जो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो बचपन में छोटा बच्चा का हम टेस्ट लेते हैं, डिक्टेशन टेस्ट लेते हैं। तो डिक्टेशन टेस्ट में क्या किया जाता है कि मात्रा भी देखा जाता है, हर्षिकार दीर्घिकार। वही यदि हम ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन यानी स्नातक की बात करें, तो उसके एग्जाम में जो हम लिखते हैं तो उसमें क्या मोटा मोटी कंटेंट देखा जाता है कि कंटेंट बच्चों ने क्या लिखा है, उसमें मात्रा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो शुद्धता पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे क्या होगा, उतना बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा चीज़ याद नहीं कर पाएगा बच्चा। तो वही कहा शुद्धता पर आग्रह। फिर है प्रक्रिया प्रवृत्ति। प्रक्रिया प्रवृत्ति में लिखा है प्रक्रिया प्रवृत्ति जैसे गति न कि शुद्धता से कार्य करने की प्रवृत्तियों का परीक्षण पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रश्न पद अधिक या अस्पष्ट हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया का प्रवृत्ति का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जैसे बच्चा से हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उससे ज़्यादा प्रश्न यदि हम एग्जाम में पूछ लिए हैं तो उसका जो
आंसर देने का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो जब प्रश्न अधिक और अस्पष्ट हो जाते हैं, बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो उसका प्रक्रिया की प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर है प्रश्नों की भाषा। यदि प्रश्न की भाषा अत्यंत कठिन एवं साहित्यिक हो तो छात्र उसे नहीं समझ पाते हैं, जिससे परीक्षण अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाता। यानी प्रश्न की भाषा जो हो बच्चों के अनुसार हो। वर्तमान समय की बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली तो यही कहता है कि बच्चों के अनुसार ही हर चीज़ करना है। तो प्रश्नों की भाषा भी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभिव्यक्ति का माध्यम, लिखा है इसमें, यदि परीक्षण छात्रों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में नहीं बनाया गया है तो छात्र प्रश्न को भली भांति नहीं समझ पाते हैं, जिसमें प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो अभिव्यक्ति का माध्यम भी होना चाहिए वैधता में। यदि नहीं होगा तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, तो फिर परीक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि वैध नहीं है। ठीक है, तो ये अभी हम जो बता रहे थे आपको, ये था परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे, आगे जानेंगे वैधता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। दोस्तों हम बताना चाहेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हम जानेंगे, जैसे देखिए टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता के प्रकार। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार से वैधता को वर्गीकृत किया है। पहला में लिखे हैं कोनबैक ने वैधता के 4 भागों में विभाजित किया है। पूर्व कथ्यात्मक वैधता, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, समवर्ती वैधता, कॉन्करेंट वैलिडिटी, विषयगत वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, संरचनात्मक वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फिर दूसरा है फ्रीमैन के अनुसार, फ्रीमैन ने भी वैधता को 4 भाग में विभाजित किया है। संक्रियात्मक वैधता, ऑपरेशनल वैलिडिटी, कार्यात्मक वैधता, फंक्शनल वैलिडिटी, अवयवात्मक वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी, रूप वैधता यानी फेस वैलिडिटी। फिर आगे चलते हैं, अनास्तेसी ने भी वैधता को 4 भाग में बांटा है। रूप वैधता, फेस वैलिडिटी, विषयगत वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, अवयवात्मक वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी, अनुभाविक वैधता, इंपेरिकल वैलिडिटी। फिर हम आगे चलते हैं, तो जॉर्डन महोदय ने वैधता को 2 मुख्य भागों में बांटा है, फिर उसे 7 उपभागों में बांटा है। तो वैधता का जो 2 मुख्य भाग है, ये है आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। ये मुख्य भाग है, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। ठीक है, ये वैधता के मुख्य भाग है। किनके अनुसार? जॉर्डन महोदय के अनुसार। जॉर्डन महोदय के अनुसार वैधता के मुख्य भाग है। ठीक है, तो आंतरिक वैधता में 4 उपभाग हैं और बाह्य वैधता में 3 उपभाग हैं। आंतरिक वैधता में देखिए, पहला है संक्रियात्मक, दूसरा है रूप, तीसरा है विषयगत और चौथा है अवयवात्मक। बाह्य वैधता की बात करते हैं तो इसमें है पहला पूर्व कथनात्मक वैधता, दूसरा है संरचनात्मक वैधता और तीसरा है समवर्ती वैधता। अब हम जानेंगे विषयगत वैधता, कंटेंट वैलिडिटी के बारे में। ये कंटेंट वैलिडिटी होता क्या है? देखिए, जो वैधता पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है, दोस्तों ये जो है आपको अभी हम बता दिए कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने वैधता के प्रकार को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। तो इसमें कोनबैक के अनुसार, फ्रीमैन के अनुसार, अनास्तेसी के अनुसार, जॉर्डन के अनुसार, 4 मनोवैज्ञानिक का हम नाम बताएं। ये 4 मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने रूपों में प्रस्तुत किया है। फिर अब हम आगे जो महत्वपूर्ण वैधता के प्रकार हैं, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जो लगभग जिसमें सब में कॉमन हो। तो पहला हम इसमें सेलेक्ट किए हैं विषयगत वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी। इसको हम समझेंगे। देखिए, जो वैधता पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है उसे हम विषयगत वैधता कहते हैं। मतलब जो वैलिडिटी जो है पाठ्यक्रम से जुड़ा हो, सिलेबस से जुड़ा हो, कैरिकुलम से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे? विषयगत वैधता कहेंगे। इस वैधता के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी अंगों को बराबर भार प्रदान करते हुए मापन करना होता है। विषयगत वैधता को पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। अभी हम बताएं विषयगत वैधता, पाठ्यक्रम वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, कैरिकुलम वैलिडिटी, सिलेबस वैलिडिटी, वही हुआ। तो इसको हम समझेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के सभी अंग, मतलब यदि कोई कंटेंट दिया हुआ है, कोई बुक में यदि कोई कितना पाठ है, कितना कैरिकुलम किसी बुक में कितना एक्सरसाइज है, कितना पाठ है, या किसी क्लास में कितना कैरिकुलम में कितना सारा सब्जेक्ट है, जब हम परीक्षण करेंगे तो प्रयास यह रहेगा कि कोई भी अंश जो है वो छूटे नहीं। यही विषयगत वैधता कहलाता है यानी कंटेंट वैलिडिटी। दूसरा है फेस वैलिडिटी यानी रूप वैधता।
इसको जानेंगे अब हम। देखिए, जब कोई परीक्षण उसी तथ्य का मापन करता हुआ प्रतीत होता है जिसके लिए यह बनाया गया है, तो ऐसे वैधता को रूप या अनेक वैधता भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ गणित के प्रश्न, सेना के लिए यदि होना चाहिए तो जिसमें वायुयान की गति, रडार, आर्मी आदि इसका जिक्र हो, और यदि जनरल हो जैसे बनना कि बनिए के बाजार में वस्तुओं का भाव या बनिए के कम तोलने के डंडी मारने का इत्यादि का ज्ञान। कहने का मतलब यह हुआ कि हम जिस क्षेत्र के लिए एग्जाम लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल से इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैथ है, ठीक है, तो मैथ का यदि हम एग्जाम लेंगे, ठीक है, तो यदि हम जाते हैं जो मैथमेटिक्स है उसके लिए, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए तो हाइट, लेंथ, वेट ये सब हो गया। फिर वहीं यदि जाते हैं हम, जो ग्वाला होता है दूध नापता है, तो उसके लिए क्या होगा, किलोमीटर हो, किलोमीटर बोल रहे हैं, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, नापने से संबंधित हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। फिर यदि मैथ के टेस्ट में ही हम पहुंचते हैं यदि सेना के लिए, तो उसमें दूरी, गति हो गया, रडार की गति हो गया, वायुयान की गति हो गया, इस सब से संबंधित हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब जगह चेंज होगा, जैसे ही फील्ड चेंज होगा, तो वैसे ही विषय वही रहेगा, लेकिन विषय की जो प्रकृति होगी वो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे बायोलॉजी वालों के लिए होता है, फिजिक्स यदि पढ़ते हैं तो बायो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बायो केमिस्ट्री होता है। इसी तरह से सारे विषय में कोर्स 5 में आप लोग पढ़े होंगे अंतरानुशासन, इसमें अच्छे तरह के डिटेल से समझाया हुआ है। तो यही होता है रूप वैधता यानी फेस वैलिडिटी। आगे है संरचनात्मक वैधता। इस वैधता को ज्ञात करने हेतु मानसिक शील गुणों की उपस्थिति को आधार माना जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक शील गुण जैसे मूल्य, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि, इसी आधार पर संरचनात्मक वैधता ज्ञात किया जाता है। संरचनात्मक वैधता कहने का मतलब किसी का हम जब परीक्षण करेंगे तो उसका मानसिक शील गुण मतलब कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसका बुद्धि कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, ये सब चीज़ का उसमें हम परीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार के जो परीक्षण का निर्माण होगा किसके द्वारा होगा, संरचनात्मक वैधता उसमें देखा जाएगा। फिर वह पूर्व कथन वैधता या भविष्यवाणी वैधता, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। इसमें लिखा है ऐसे निष्कर्ष जो वर्तमान में बने परीक्षण के वैधता भविष्य के संदर्भ में मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे पूर्व कथन वैधता कहते हैं। जैसे देखिए, बीएड के फर्स्ट ईयर एग्जाम में कोई छात्र अच्छा अंक प्राप्त कर लेता है तो उसका भविष्यवाणी द्वारा हम कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर में भी अच्छा अंक लाएगा। या कोई विद्यार्थी यदि मैट्रिक में मैथ में अच्छा नंबर लाया तो उसको कहा जाता है ना कि इंटर में आप मैथ से पढ़िए, से आपको मैथ में इंटरेस्ट है, अच्छा नंबर आएगा। फिर वो ग्रेजुएशन में भी मैथ ऑनर्स ले लेता है। तो इस तरह से है, यानी पूर्व कथन वैधता या भविष्यवाणी वैधता। आगे है समवर्ती वैधता यानी कॉन्करेंट वैलिडिटी। इसमें लिखा है किसी परीक्षण में समवर्ती वैधता तब होती है जब वह योग्यता का मूल्यांकन करे। इसके अंतर्गत परीक्षण को फलांकों का अध्यापकों द्वारा ली गई परीक्षा फलांकों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यदि अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलांक और परीक्षण के फलांकों में सहसंबंध होगा तो कहा जाएगा कि परीक्षण में समवर्ती वैधता है। समझे, जैसे कोई भी हम परीक्षण लेंगे, ठीक है, परीक्षण लेंगे तो उसमें योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। फलांक यानी क्या होगा, पद, जो हम उसमें कंटेंट को सिलेक्ट किए हैं, जो अध्यापक द्वारा कंटेंट सिलेक्ट किया गया है वो कितना परीक्षण में कितना ज़्यादा सभी बच्चों के लिए इक्वलिटी प्रदान करता है, वही हो गया समवर्ती वैधता। आगे है अवयवात्मक वैधता यानी फैक्टोरियल वैलिडिटी। इसमें लिखा है अवयवात्मक वैधता का अर्थ परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के व्यवहार के अन्य समकक्ष अवयवों में व्याप्त सहसंबंध से है। अवयवात्मक वैधता ज्ञात करने के लिए संख्यांकी विधि का प्रयोग किया जाता है। संख्यांकी विधि मतलब इसका मतलब क्या होता है, एस्थेटिक्स होता है। ठीक है, एस्थेटिक्स के द्वारा अवयवात्मक वैधता को हम प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो परीक्षण हम लेंगे तो परीक्षण के अनुसार व्यवहार के समकक्ष जो है अवयव व्याप्त होता है, सहसंबंध होता है, जिसे हम संख्यांकी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे ही हम अवयवात्मक वैधता यानी फैक्टोरियल वैलिडिटी कहते हैं। फिर आगे है अनुभवजन्य वैधता, इंपेरिकल वैलिडिटी। इसमें लिखा है किसी परीक्षण के प्राप्तांकों को छात्र के भविष्य के व्यवहार को बताने के लिए
अथवा उसके वर्तमान की वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे अनुभवजन्य वैधता कहते हैं। जैसे किसी भी परीक्षण में छात्र के भविष्य का व्यवहार को बताने के लिए वर्तमान परिस्थिति को हम देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अभी मतलब क्यूरियस बच्चा है, इसको हम कहते हैं ना कि इसको यदि अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ आगे तक ही जा सकता है। तो यही होता है, अनुभव के द्वारा उसको हम बता रहे हैं। तो ये हो गया अनुभवजन्य वैधता। ये हो गया वैधता के प्रकार दोस्तों। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया था, लेकिन इसमें जो कॉमन था, जो वीवीआई था, इम्पोर्टेंट था, उसको हमने यहाँ पर अभी डील किया है। तो आगे इसमें हम ये खत्म हो गया, आगे इसमें हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो लिखेंगे कंक्लूजन में, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है। जब कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक माप लेता है, वही सीमा उस परीक्षण का क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका रहता है। यदि वैध है तभी उसका वैल्यू होता है। कोई भी चीज, किसी भी चीज को जितना ज्यादा वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगा उतना ज्यादा वैध होगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मजदूर यदि पैसा कमाने के लिए निकला है, तो जितना ज्यादा वो पैसा कमाएगा उसका उद्देश्य उतना ज्यादा पूरा होगा ना। जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उद्देश्य पूरा होगा। तो वही कहता है कि वैलिडिटी उसी को कहते हैं जिस उद्देश्य के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया जाए, जितना ज़्यादा वो उद्देश्य को पूरा करेगा उतना ज़्यादा वो वैध होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।